विशेषण। नमस्कार। हमने संज्ञा और सर्वनाम तो समझ लिए, लेकिन किसी नाम या सर्वनाम की पूरी तस्वीर तब तक नहीं बनती जब तक हम उसकी कोई खास बात यानी कि उसका रंग, आकार, संख्या या गुण न बताएं। यही काम करता है आज का विषय यानी कि विशेषण। बात करते हैं विशेषण और विशेष्य की। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। यानी विशेषण और विशेष्य हमेशा साथ साथ चलते हैं, एक बताने वाला और दूसरा जिसके बारे में बताया जा रहा है। अब दो ज़रूरी नियम भी समझ लेते हैं। विशेषण के बारे में दो ज़रूरी नियम याद रखें। पहला, विशेषण हमेशा अपने विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार ही बदलता है, और दूसरा, विशेषण हमेशा अपने विशेष्य से पहले आता है। अगला बात करते हैं प्रविशेषण। अब एक रोचक बात, कभी कभी खुद विशेषण की भी कोई विशेषता बताने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए जो शब्द आता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है, और जैसे विशेषण अपने विशेष्य से पहले आता है वैसे ही प्रविशेषण भी अपने विशेषण से पहले आता है। यानी क्रम बनता है प्रविशेषण, फिर विशेषण, फिर विशेष्य। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के बीच में फर्क। अब समझे कि विशेषण की स्थिति के आधार पर उसका नाम कैसे बदलता है। यदि विशेषण वाक्य के कर्ता से पहले आए तो उसे उद्देश्य विशेषण कहा जाता है, और यदि विशेषण कर्म के विस्तार में या क्रिया के विस्तार में यानी वाक्य के दूसरे हिस्से में आए तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। यानी विशेषण का नाम इस बात पर निर्भर करता है कि वह वाक्य में कहाँ खड़ा है। विशेषण के चार भेद। अब आते हैं विशेषण के मुख्य भेदों पर। विशेषण के चार भेद माने गए हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। यह वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण यानी उसकी सामान्य विशेषता का बोध कराता है, जैसे रंग, आकार, स्वभाव वगैरह। परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद। दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण यानी मात्रा का बोध कराता है। इसके भी दो भेद हैं। पहला निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, यह किसी निश्चित स्पष्ट परिमाण का बोध कराता है, और दूसरा अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण, यह कोई निश्चित परिमाण नहीं बताता बल्कि अस्पष्ट मात्रा का संकेत देता है। संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद। तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। इसके भी दो उपभेद हैं। निश्चय संख्यावाचक, जो स्पष्ट गिनी जा सकने वाली संख्या बताता है, और अनिश्चय संख्यावाचक, जो कोई निश्चित संख्या नहीं बताता। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। और चौथा भेद है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। यह दिलचस्प है क्योंकि यहाँ शब्द मूलतः सर्वनाम होता है, लेकिन वाक्य में वह विशेषण की तरह काम करने लगता है। इसकी एक खास पहचान यह है कि इसमें सर्वनाम के ठीक बाद एक संख्या जरूर आती है। तुलनात्मक विशेषण। अब समझते हैं तुलनात्मक विशेषण। यह वह शब्द है जो दो या दो से अधिक संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच तुलना करता है। इसकी तीन अवस्थाएं मानी गई हैं। तुलना की तीन अवस्थाएं। पहली अवस्था है मूल अवस्था। यह विशेषण का मूल बिना किसी तुलना वाला रूप है। दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। यहाँ दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच तुलना होती है। इसके लिए मूल विशेषण में तर प्रत्यय जोड़ा जाता है, या अपेक्षा शब्द के साथ मूल विशेषण का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी अवस्था है उत्तम अवस्था। यहाँ दो से अधिक संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच तुलना होती है। इसके लिए मूल विशेषण में तम प्रत्यय जोड़ा जाता है, या सबसे शब्द के साथ मूल विशेषण का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर तर और तम प्रत्यय वाले रूप को ही प्राथमिकता दी जाती है। चलिए अब इसको याद कैसे करना है। इतना सब याद रखने के लिए एक आसान तरकीब ये रही। पहले क्रम को याद रखें: प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य। यानी सबसे पहले प्रविशेषण, फिर विशेषण, फिर विशेष्य। चार भेदों को याद रखने के लिए सोचिए: गुण, परिमाण, संख्या और संकेत। और तुलना की तीन अवस्थाओं को याद रखने के लिए सोचिए: मूल, तर, तम। जैसे तुलना बढ़ती है, शब्द में यही प्रत्यय जुड़ते जाते हैं। तो आज हमने विशेषण को पूरी गहराई से समझा। इसकी परिभाषा, विशेष्य, प्रविशेषण जैसे जुड़े शब्द, उद्देश्य और विधेय विशेषण,
इसके 4 भेद गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक और तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं। अगले पाठ में हम क्रिया को समझेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले पाठ में। नमस्कार।